कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? शुरू किया जाए। तो आज हम 11th का आप लोग को सेट थ्योरी चैप्टर पहले पढ़ेंगे। देखिए, एक बात तो एकदम याद रखिए कि मैथ पढ़ने के पहले टेंशन फ्री रहना है। किन्हीं को अगर टेंशन है तो पहले मूड फ्रेश कर लीजिए और मूड फ्रेश कर करके तब हमारे साथ बैठिए। देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे पहले ये जानिए है कि आप लोग सेट थ्योरी है क्या, इसका खोज कौन किया? तो सबसे पहले सेट थ्योरी जानने के लिए कुछ नहीं, 3 शब्द याद रखना है। 3 शब्द क्या है? पहला है कलेक्शन, दूसरा वर्ड है वेल डिफाइंड और तीसरा वर्ड है ऑब्जेक्ट। क्या लिखे हम? 3 वर्ड है। 3 वर्ड केवल याद करना है, ज्यादा नहीं। 3 वर्ड याद कीजिएगा, सेट थ्योरी का डिफिनेशन आपको याद हो गया। कलेक्शन, वेल डिफाइंड और ऑब्जेक्ट। अब पूछिए कि कैसे हो गई? तो कैसे हो गया नहीं, इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहां जोड़ दीजिए, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यही तो है डिफिनेशन। इसमें कलेक्शन मतलब अगर अर्थ समझ रहे हैं, चाहे नहीं समझ रहे हैं तो जान लीजिए, कलेक्शन मतलब होता है जमा करना या संग्रह करना। वेल डिफाइंड का हिंदी होता है सुपरिभाषित। और ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु। हम कह सकते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं को जमा करने की क्रिया को ही सेट थ्योरी कहते हैं। आया बात समझ में? क्या बोले? सुपरिभाषित वस्तुओं को जमा करना ही क्या कहलाता है? सेट थ्योरी कहलाता है। अब है यहां पर मेन सेट थ्योरी में आपको समझना है कि वेल डिफाइंड। व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड क्या है? तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि किसी अनजान वस्तु को, जिसको आप कभी नहीं देखे हैं, उसके बारे में आपको कोई आदमी इतना अच्छा से बता दे, इतना अच्छा तरह से आपको समझा दे कि अगर बाई दी वे वो वस्तु कभी आपके सामने एकाएक आ जाता है तो 80% आप कंफर्म हो जाइए कि यही है। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि मोदी जी को आप लोग कितना आदमी देखे हैं? हमको लगता है कि अगर सामने से देखने का बात होगा तब 10% भी इंडिया का आदमी उनको नहीं देख पाया है सामना सामने। लेकिन कभी भी पेपर में छपता है फोटो या टीवी में आते हैं तो हम लोग फोटो देख करके ही समझ जाते हैं कि मोदी जी का है। आवाज देख करके समझ जाते हैं, सुन करके समझ जाते हैं कि यहाँ मोदी जी बोल रहे हैं। क्यों ऐसा है? तो इसलिए ऐसा हुआ कि डेली पेपर में, रेडियो में, टीवी में हम लोग को फोटो दिखा दिखा करके बताया गया है कि यही फोटो है मोदी जी का। वही बात है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है किसी वस्तु को इतना अच्छा से आप समझ जाइए कि लगे कि हाँ, इसी के बारे में कोई आदमी हमको बता रहा था। और 10% जो आपको कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेल फोन का यूज कर लीजिए। सेल फोन से कंफर्म हो जाइए कि यही आदमी है कि नहीं है या दूसरा आदमी है। तो इस तरह से वेल डिफाइंड है किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझाना। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ किसी के यहाँ शादी ब्याह हुआ है। शादी के 2 दिन के बाद ही आपके ससुर बोल दिए कि हाँ जी, मेरा एक आदमी जा रहे हैं, इनको आप पटना में बढ़िया से दिखा दीजिएगा। आप उनको पहचानते नहीं है, कैसे रिसीव कीजिएगा? रिसीव करने के लिए तो उनको हमको पहचान जरूरी है, लेकिन हम पहचानते नहीं है और ये भी मजबूरी है कि रिसीव करना है। तो रिसीव कैसे करेंगे? तो जो आदमी हमको फोन किए हैं,
हमारे ससुर हों, साला हों, जो भी हों, जो भी फोन किए हैं उनको ये बात बताना पड़ेगा कि जो आदमी आपके पास जा रहे हैं उनका एज कैसा है, वो साइज उनका कितना है, मोटा है, पतला है, धोती पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, क्या पहने हुए हैं, चश्मा पहनते हैं, चश्मा नहीं पहनते हैं, बाल काला है कि उजला है, इस तरह से उनको सब चीज बताना पड़ेगा। और अंत में उनको मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा, किस गाड़ी से वो आ रहे हैं, वो गाड़ी पटना कितने बजे पहुंचेगी, या किस ट्रेन से आ रहे हैं, तो ट्रेन से अगर आ रहे हैं तो किस बोगी में है या किस बर्थ में है, ये भी बताना पड़ेगा। अगर बाई दिव्य मान लीजिए कि हमारे पहुंचने के पहले ही ट्रेन पहुंच गई या बस पहुंच गई स्टैंड में, लोग उस पर से उतर गए, तब कैसे पहचानेंगे? तब जो हुलिया बताए हैं कि हाँ पैंट शर्ट पहने हैं, मोटा है, पतला है, लंबा है, चश्मा पहने हैं, मोछ रखते हैं, काला बाल है, उजला बाल है, जो भी है, जो आपको बताया गया है उससे आप कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन करने के बाद कोई ना कोई आदमी तो वैसा जरूर नजर आएगा वहां पर, और जो नजर आदमी आ रहा है तो फिर सेल फोन भी आपके पास है, उस आदमी को फोन कीजिए, फोन मिला करके आप बताइए कि हम इस दुकान के पास खड़ा हैं। अगर वो आदमी सुन रहा होगा तो आप भी बगल में ही हैं, आप भी देख रहे हैं उसको, तो देख करके दोनों का बातचीत से पता चल जाएगा कि हाँ यही आदमी है। ठीक है, तो यही है वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मतलब एक एग्जांपल और ले लीजिए कि मान लीजिए कि ये मार्कर हम आपको लाने के लिए बोले, आप कहीं से दौड़े दौड़े क्लास में हमारा आए, लेट हो रहा है, हम तुरंत आपको कह दिए कि जाओ बाबू थोड़ा सा एक मार्कर लेकर के आओ, और ये नहीं बताया कि हाँ मार्कर पानी वाला लाना है या इजी इरेजर लाना है या किस कंपनी का लाना है, ब्लैक लाना है, ब्लू लाना है, रेड लाना है, क्या लाना है, किस कलर का लाना है। अगर बाई द वे हम कुछ नहीं बताए, तुम तो आए दौड़े दौड़े गए और मार्कर वहां जाकर के जो मन हो गया उठा करके ले आए, और आने के बाद अगर फिर से हम तुमको डांट दें कि कैसा आदमी तुम है जी, ऐसा मार्कर लेकर के चला या नहीं देख रहा था कैसा मार्कर से लिख रहे थे, तब तुमको भी गुस्सा आएगा उस समय और लगेगा कि सर आप तो बताए नहीं थे कुछ कि कैसा लाना है, इसीलिए हमको जो बुझाया वो लेकर के चले आए। बस यही बात समझना है, यही है वेल डिफाइन। हम आपको डिफाइन करके नहीं भेजे, इसीलिए आपको जो मन हुआ उठा करके ले आए। लेकिन अगर वेल डिफाइन आपको कर देते, वेल डिफाइन करने का मतलब था कि हम बता देते कि कैमलिन का लाना है, व्हाइट बोर्ड इजी इरेजर लाना है, ब्लू कलर का लाना है, तब तुम सेम जाते और दुकानदार को बोलते कि हाँ कैमलिन का हमको मार्कर चाहिए या व्हाइट बोर्ड का मार्कर चाहिए, इजी इरेजर चाहिए, वो निकाल कर देता, हमको ला कर देते, कुछ नहीं हम बोलते। तो हम नहीं बताए, तो इस कंपनी के बारे में हमको भी बताना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बताए, इसी के चलते ऐसा गलती हुआ। तो यही है वेल डिफाइन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट आप याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है यूजफुल और एक होता है यूजलेस। यूजफुल ऑब्जेक्ट और यूजलेस ऑब्जेक्ट। अब आप ही बताइए कि अगर हम कलेक्शन करने के लिए आपको कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो आप कैसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कीजिएगा? यूजफुल का कि यूजलेस का? अगर यूजलेस का कीजिएगा तो क्यों कीजिएगा, उसका भी कुछ पर्पस होगा। अगर यूजफुल का कीजिएगा तो उसका भी कोई पर्पस होगा। लेकिन हमारे समझ से जहां तक हमको जानकारी है कि कोई भी आदमी आज तक यूजलेस ऑब्जेक्ट को जमा नहीं किया है। हर आदमी आज तक, जितना भी आदमी है, आप लोग भी अगर जमा कर रहे हैं तो यूजफुल को ही जमा कर रहे हैं, यूजलेस को आप फेंकते जा रहे हैं। जैसे में एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि आज हम ये मार्कर से लिख रहे हैं, जब तक इसमें इंक है, इसका टिप सही है, तब तक हम इसको यूजफुल समझ रहे हैं और इसी मार्कर से हम पढ़ा रहे हैं। अगर ये मार्कर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि इस मार्कर के चलते आपका पढ़ाई एक दिन क्लास ड्रॉप कर जाए। यानी हमारे लिए यूजफुल था इसलिए ड्रॉप कर गया, और हमारे पास नहीं है तो। और जिस दिन ये खत्म होता है उसी दिन हम इसको खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, यानी हमारे लिए क्या हो गया? यूजलेस।
अब यूजलेस हो गया तो इसीलिए हम बाहर फेंक दिए। एक एग्जाम्पल ये भी समझ लीजिए कि आप जब कॉपी खरीदने जाते हैं तो नया कॉपी खरीदते हैं, उसका दाम है 70 रुपया 80 रुपया में आप खरीद करके लाते हैं, लेकिन वही कॉपी अगर खत्म हो जाता है तब उसको 4 रुपया में भी कोई नहीं लेता है। तो क्यों ऐसा हुआ? तो जब आप खरीदे थे उस समय सादा था तो आपके लिए यूजफुल था, तो आप उसको 70 रुपया 80 रुपया दे करके खरीदे, लेकिन जैसे ही वो कॉपी खत्म हो गया तो किसी के लिए अब यूजफुल नहीं है। अब यूजफुल किसके लिए है? तो कबाड़ी वाला के लिए है। तो कबाड़ी वाला उसको खरीदेगा, तो कबाड़ी वाला जो आपको 1 रुपया भी कोई नहीं पूछ रहा था, वो समझ रहा है कि हमारे लिए कुछ तो यूजफुल है, लिखेंगे नहीं लेकिन उसको हम आगे पास करेंगे, और पास करने के बाद वहां इससे ज्यादा पैसा मिलेगा तो आपको 4 रुपये किलो में वो खरीद लेता है। तो उसके लिए यूजफुल हो गया, इसलिए खरीद लिया। हमारे लिए यूजलेस है, नहीं भी कोई लेगा कबाड़ी वाला तो हम ऐसे भी उसको फेंक देंगे। क्या करेंगे उस कॉपी को? एक एग्जांपल ऐसे समझिए कि आज पेपर आप खरीदे तो सुबह खरीदे तो 4 रुपया दाम है पेपर का, लेकिन शाम में खरीदिएगा, चाहे शाम में उसको बेचिए किसी को, आज ही के दिन में शाम में बेचिए, फिर भी वो आपको 4 रुपया में नहीं लेगा। जो आपको सुबह 4 रुपया में दिया है वो 2 रुपया में भी नहीं लेगा शाम में। क्यों नहीं लेगा भाई? तो जिस समय सुबह हम न्यूज नहीं पढ़े थे, न्यूज पढ़ लिए, जब तक नहीं पढ़े तब तक यूजफुल था, पढ़ लेने के बाद वो क्या हो गया? यूजलेस हो गया। यूजलेस हो गया तब उसको हम फिर रख दिए। अब अगला आदमी जिसको हम दे रहे हैं वो तो सुबह में ही न्यूज पढ़ लिया तो उसके लिए भी यूजलेस है, इसीलिए वो 2 रुपया भी नहीं खरीदा हमसे। आगे बात समझ में? यूजफुल और यूजलेस। एक एग्जांपल ऐसे भी समझ लीजिए कि आप अगर लाते हैं दूध का पैकेट खरीद कर करके, तो दूध आप बर्तन में निकाल लेते हैं और पैकेट को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो पैकेट आपके लिए क्या है? यूजलेस है। लेकिन एक कबाड़ी वाला सुबह में आता है और उसी पैकेट को चुन करके ले जाता है और उसी से अपना जीविका चलाता है। इसका मतलब है कि जो आपके लिए यूजलेस था वही किसी दूसरे आदमी के लिए यूजफुल है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए यूजफुल है वो दूसरे आदमी के लिए भी यूजफुल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो आपको लग रहा है कि यूजलेस है वो हमारे लिए यूजफुल होगा, जो हमारे लिए यूजफुल है वो हो सकता है कि आपके लिए यूजलेस हो जाए। एक एग्जांपल ऐसे भी ले लीजिए कि आपके पास एक पेन है, हमारे पास एक मार्कर है, दोनों का काम है लिखना, लेकिन क्या हमारा अगर मार्कर खत्म हो जाए, चाहे इसमें इंक नहीं हो, चाहे नहीं रहे किसी कारण से, तो क्या आपके पेन से हम बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं? आपके पेन से हमारे बोर्ड पर नहीं लिखा सकता है। अगर लिखा भी जाएगा तो फिर वो मिटेगा नहीं, इसलिए वह आपका पेन जो है हमारे लिए यूजलेस है। और अगर आपका पेन खत्म हो जाता है और हमारा ये पेन है, तो ये पेन रहने के बाद भी अगर आपको हम देते हैं कि लो इससे लिख लो, तो इससे आपके कॉपी पर नहीं लिखाएगा। अगर लिखाता भी है तो राइटिंग जैसे तैसे होगा, यानी आपके लिए ये यूजलेस है और हमारे लिए आपका पेन यूजलेस है। तो जो हमारे लिए मार्कर यूजफुल है आपके लिए यूजलेस है, जो पेन आपके लिए यूजफुल है वो हमारे लिए यूजलेस है। आगे बात समझ में? तो यही है यूजफुल और यूजलेस ऑब्जेक्ट। आगे इतना बात समझ में? तो सीधा सीधी सेट थ्योरी का डिफिनेशन याद रखना है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सुपरिभाषित वस्तुओं को जमा करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके बाद है कि सेट थ्योरी का आविष्कार कौन किया, खोज कौन किया? सेट थ्योरी का खोज जॉर्ज कैंटर। सेट थ्योरी का खोज कौन किए हैं? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर जर्मनी के रहने वाले थे, उन्हीं ने इस सेट थ्योरी का खोज किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेट थ्योरी में आगे बढ़ने पर होगा कि सेट क्या है।
तो सेट थ्योरी तो आपको हम बता दिए। सेट और एलिमेंट दो शब्द है यहां। तो यहां पर आप जब किताब खोलते हैं तो देखते हैं कहीं पर लिखा हुआ है a इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से रहता है। ठीक है, तो जो इक्वल साइन के पहले है ये है आपका सेट, और जो कर्ली ब्रैकेट के बीच में है ये है आपका एलिमेंट। आ रहा है समझ में? जो इक्वल साइन के पहले है कैपिटल लेटर में लिखा हुआ वो आपका है सेट, और जो कर्ली ब्रैकेट में है ये है आपका एलिमेंट। ठीक है, अब है कहीं पर लिखा हुआ है p इक्वल टू AEIOU, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सेट है और कौन एलिमेंट है। तो कंफर्म है कि जो कैपिटल के लेटर है ये आपका सेट है, और ये जो बीच में है ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी तरह का दिक्कत हो तो बोलते जाइएगा। तो ए हो गया, बी हो गया। अब यहीं से कहीं चलिए आगे बढ़िए। तो सी इक्वल टू मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x सच दैट x इज vowel ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पर आइए, तो x सच दैट x ये तो हो गया आपका सेट, लेकिन इसके बीच में एलिमेंट अभी नहीं है। एलिमेंट आपको बनाना पड़ेगा। एक सच दैट x इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब हुआ कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं। तो आप लोग सबको जानते हैं कि इंग्लिश में 5 अल्फाबेट होता है, AEIOU। तो यही है आपका एलिमेंट। अब एक चीज याद रखना है आपको हमेशा कि सेट इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट इज ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर। याद रहेगा? क्या बोले? सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो इस समझ में आ गया सेट और एलिमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि लिखने की विधि। सेट को हम कितने तरह से लिख सकते हैं। तो सेट को लिखने का 2 विधि है। पहला तो करते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या इसी को रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। अरे बात समझ में? सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 विधि है। पहला टेबुलर फॉर्म, इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में करते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी अगर देखिएगा इसका, तो इसको हिंदी में करते हैं सारणी विधि, और इसको करते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, याद रहेगा? क्या बोले? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इसको हिंदी में कहेंगे सारणी विधि, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हिंदी में कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि। अरे वास्तव में अब है कि कैसे हमको पता चलेगा कि टेबुलर फॉर्म में है कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो अभी हम आगे एग्जांपल दिए थे ऊपर में, तो उसमें 2 तरह का सेट लिखे थे। A इक्वल टू AEIOU या A इक्वल टू
1 2 3 4 5, फिर b इक्वल टू x सच दैट x इज vowel of an English alphabet। ठीक है, x such that x vowel of English alphabet। तो अगर जान लीजिए कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कहीं पर लिखा हुआ है तो ई जो है एलिमेंट हमेशा स्मॉल में रहता है और प्रत्येक एलिमेंट के बीच में कॉमा दे करके क्या किया हुआ रहता है, अलग किया हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो मैगली ब्रैकेट है इसको हम लोग कहते हैं करली ब्रैकेट। सेट थ्योरी में हमेशा करली ब्रैकेट का ही प्रयोग होता है, दूसरे ब्रैकेट का प्रयोग नहीं होगा। एकदम कंफर्म याद रखना है इसको। बहुत सारे बच्चा को देखते हैं क्या किया, सीधे ऐसा करके ब्रैकेट दे दिया, तो स्मॉल ब्रैकेट कभी यूज नहीं होता है। सेट थ्योरी में हमेशा करली ब्रैकेट या मंझली ब्रैकेट का ही यूज होता है। ठीक है, इसमें भी देखिए दूसरा लिखे हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 4 के बाद कॉमा, 5 के बाद कॉमा, हर एलिमेंट के बीच में क्या है, कॉमा दिया हुआ है। तो अगर इस तरह से सब हर एलिमेंट के बीच में कॉमा रहे तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा विधि में लिखा हुआ है, सारणी विधि में, यानी टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कहीं पर एलिमेंट जो है वर्ड में लिखा हुआ है, यानी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये कौन मेथड में है, तो सेट बिल्डर मेथड में है। अरे समझे, सेट बिल्डर का पहचान, मेन पहचान जो है आपका ये वाला है, x such that x। इसको हम लोग लिख सकते हैं x such that x। किसी किसी बुक में लिखिएगा तो x such that x ऐसे भी लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में लिखिएगा तो x such that x इस तरह से लिखा हुआ है। इसको हम लोग पढ़ेंगे x such that x। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, x इस प्रकार है कि, x इस प्रकार है कि x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल है। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल कैगो होता है, तो ये सब आप लोग जानते हैं बढ़िया से। कैगो होता है, 5 गो, A E I O U। आगे बात समझे। तो कहने का मतलब है कि रोस्टर फॉर्म का पहचान करली ब्रैकेट में हर एलिमेंट के बीच में कॉमा दे करके रखता है, और अगर इस तरह से कॉमा अगर है कहीं तो आप समझ जाइएगा कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन कहीं भी अगर आपको मिल जाए x such that x और इस तरह से आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ रहे या प्रॉपर्टीज लिखा हुआ रहे, या कभी कभी नोटेशन भी रहता है कि x such that x belongs to n less than equal to 5, इस तरह से भी रहता है कि x such that x belongs to n where x is equal to less than equal to 5। ठीक है, यानी x इस प्रकार है कि नेचुरल नंबर है, n मतलब हुआ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसको 1 से शुरू होता है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब हुआ कि x का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक है। अरे बात समझ में, तो यही पहचान है आपको टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर अगला टॉपिक है आपको आर.एस. अग्रवाल का सबसे फर्स्ट में देखिएगा एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट दे करके पूछता है कि सेट है या नहीं, यस और नो बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट कहिए या किसी तरह का सेंटेंस लिख दिया है और आपसे पूछता है कि ये सेट
है या नहीं, यस और नो, ये आपको बताना है। देखिए एकदम सीधा सीधी बात याद रखिएगा, ज्यादा अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन कहता है, जितना वर्ड लिखा हुआ है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकालना है, बल्कि जो अर्थ है उसका जनरल है, उसी अर्थ को आपको देखना है। अरे बात में ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो आपका मैथ फेल हो जाएगा। कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधी एकदम बात ध्यान दीजिए। कोई भी स्टेटमेंट सेट तभी होगा जब उसका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई विरोध कर दिया यानी अपोज कर दिया तो वो सेट नहीं होगा। अरे बात समझ में क्या बोले कि कोई भी स्टेटमेंट सेट तभी होगा जब उसमें कोई आदमी, या वो इंडिया का हो या अमेरिका का हो या पाकिस्तान का हो, पूरे वर्ल्ड के किसी कोना में चले जाइए, उस स्टेटमेंट का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर विरोध कोई कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेट नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बदला लेके भावना से कर दे कि नहीं है। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर आप कोई कहता है ऑल द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं सब कोई जानता है, किसी पर कोई संदेह नहीं है। इसका आंसर या तो 8 या 9, दोनों आंसर है इसका। 9 जो आदमी बोलेगा उस आदमी को बताना पड़ेगा कि प्लूटो था लेकिन अभी तत्काल में नहीं है, वो अपने ऑर्बिट से बाहर चला गया। बाकी 8 वो जो प्लैनेट है वो अभी एट प्रेजेंट में है। तो जो भी आदमी आपको 9 बताया है वो आदमी को पता होगा, चाहे जिसके पास आप बोल रहे हैं उस आदमी को पता है कि एक हमारा प्लैनेट प्लूटो भी है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को आप जा करके इस आंसर को क्या पाकिस्तान में पूछ लीजिए, अमेरिका में पूछ लीजिए, भूटान में पूछ लीजिए, जहां पूछना है आपको पूछिए। अगर वो 8 या 9 छोड़ के कोई भी दूसरा आंसर बोलता है तो इसका मतलब है कि उसको जानकारी नहीं है। अगर वो कहता है कि नहीं सही है तो उससे पहले काउंटिंग करवाओ। कोई बोल दिया कि 10 प्लैनेट है तो बोलने से तो नहीं होगा। 10 प्लैनेट आप काउंटिंग करवाइए हमको, कौन कौन 10 प्लैनेट है। हम आपको काउंटिंग करवाते हैं कि 8 या 9 प्लैनेट कौन कौन है। जब आप उसको बोल दीजिएगा कि 10 को प्लैनेट काउंटिंग करवाइए, वो आदमी खुद ही बेइज्जती होकर के अपने से उस साइड पकड़ लेगा, वो आपके पास टिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से यहां कोई भी इसका अगर रियल में अगर जानकार होगा वो तो कभी बोल ही नहीं सकता है कि 10 प्लैनेट है या 5 प्लैनेट है। जो आंसर है ये एग्जैक्ट आंसर है कि 8 या 9 प्लैनेट ही अपने सोलर सिस्टम में है, तो सब कोई मान लेगा। लेकिन मान लीजिए कि कहीं पर कहता है मोस्ट पॉइजनस, नहीं पॉइजनस मत कहिए, मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होगा? पूरे विश्व का सबसे खतरनाक जानवर। अब आप बताइए कि सेट है या नहीं। तो हमको लगता है कि अभी हाल फिलहाल में आप लोग सुने थे साल 2 साल पहले कि अमेरिका का एक दंपति था, एक परिवार था जिसका बाल बच्चा सब कोई शेर के साथ खेलता था, उस शेर को अपने घर में पालता था। लेकिन अभी हम लोग 2-4 साल पहले ये भी घटना देखे थे, दिल्ली में किसी जू में कोई आदमी गिर गया था, उसको शेर आया और तुरंत मार करके ले उसको मार दिया और लेके चला गया पेड़ पर। ठीक है, तो इसमें जो है किसी को हम डेंजरस एनिमल नहीं कह सकते हैं और किसी को भी ऐसा नहीं कहेंगे कि डेंजरस नहीं है। क्यों नहीं है? तो डेंजरस का मतलब क्या होता है हमको ही बता दीजिए। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। खतरनाक का मतलब हुआ जिससे हमको जान का डर है, जो हमको मार देगा वही हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि
देखिएगा कि यहाँ कोई बाघ के साथ खेल रहा है तो बाघ उसके लिए क्या है, डेंजरस नहीं है। लेकिन जिसको बाघ मार दिया उसके लिए तो वही बाघ डेंजरस हो गया। हम ऐसा भी देखे हैं कि बिच्छा काटने से आदमी मर गया, तो क्या बिच्छा डेंजरस है? अगर डेंजरस होता तो गांव में आज चले जाइए आप, जितना आदमी को काटता है सब जाता है, गया और कोई गांव घर बकिया में अपना जा करके झरने वाले हैं तो झरवा लिया, सुबह ठीक है वो बंदा, कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन आप बताइए हमको कि जिसका बेटा या जिसका आदमी बिच्छा काटने से मर गया तो उसके लिए बिच्छा ही डेंजरस है कि नहीं है? हमको जैसा लगता है कि उस आदमी के लिए तो बिच्छा से ज्यादा कोई डेंजरस हुआ ही नहीं, क्योंकि बिच्छा काटने से वो आदमी मर गया, तो सबसे डेंजरस उसके लिए बिच्छा हो गया। तो हम लोग एकदम सीधा सीधी बात जान लीजिए कि डेंजरस उसी को कहेंगे जिससे हमारा जीवन समाप्त हो जाए। किसी को देखिएगा सांप काट लेता है, कुछ नहीं हुआ, किसी आदमी को सांप काटा तुरंत मर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि सांप डेंजरस नहीं है, चाहे ये भी नहीं कह सकते हैं सपेरा को देखते हैं जाता है तो उसका बच्चा भी वो सांप को पकड़ के लेते आ जाता है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सांप डेंजरस नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सांप सबसे ज्यादा डेंजरस है, दोनों में अंतर है। हम ये नहीं कहते हैं कि सांप डेंजरस नहीं है और ये भी नहीं कहते हैं कि सांप सबसे ज्यादा डेंजरस है। अगर सबसे ज्यादा डेंजरस है तो सांप जिसको भी काटे सबको मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोग भी अपने गांव अगल बगल सब जगह देख लीजिए, बहुत आदमी ऐसा होगा जिसको बिच्छा और सांप काटा है, आज भी आदमी जिंदा है। लेकिन आप अपने नजर में ऐसा भी आदमी देखे होंगे कि जिसको सांप काटा है और मर गया है। तो एकदम सीधा सीधी बात है कि इसमें अपोज होगा। अगर आप कहें कि सांप सबसे खतरनाक है तो हम कहेंगे नहीं, हमारे गांव में सांप काटा, कुछ नहीं हुआ, हो गया आपका विरोध। अगर विरोध हो गया तो आप जान लीजिए कि ये आपका सेट नहीं है। आ रहा बात समझ में? चलिए अब आपको बताते हैं, एक एग्जांपल और लीजिए। बेस्ट मैथमेटिशियन इन पटना, बेस्ट मैथमेटिशियन इन पटना। अब आप बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सबसे अच्छा मैथ का टीचर पटना में कौन है, ठीक है। तो आप बताइए किसका किसका नाम जानते हैं? आप लोग किसी का भी नाम बताइए। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, अगर पटना में टीचर का जानकारी नहीं है तो आप लोग सुपर 30 का नाम सुने होंगे, आनंद सर। उसके बाद जिसका भी नाम जानिए, अगर पटना में आप आइएगा तो जितना बिल्डिंग है उतना में आपको बी कुमार, सी कुमार, डी कुमार, केवल कुमार मिलेगा मैथमेटिक्स का टीचर, ठीक है। जिनका जिनका आप लोग नाम जानते हैं उनका भी नाम हम बताते हैं। आप लोग केसी सिन्हा का नाम सुने हैं, इनका बुक भी आता है। आप लोग दास गुप्ता का नाम सुने हैं, इनका भी बुक आता है। आप लोग सानू राही का नाम सुने होंगे, इनका भी बुक आता है। इसी तरह से बहुत सारे टीचर हैं मैथ के जिनको पटना में क्लास चलाना है और क्लास चला रहे हैं। एक नाम हमारा भी इसमें है, जितेंद्र सर भी पटना में है। तो आप बताइए कि इसमें से सबसे बढ़िया टीचर कौन है? अगर कोई कहता है कि आनंद सर है, सुपर 30 सबसे अच्छा है आप लोग के अनुसार, हम मान लिए, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं है। आप पूछिए कि क्यों नहीं है, तो हम आपको बताते हैं कि क्यों नहीं है। आप लोग अपने से सोचिएगा, सही हम बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। आप बताइए कि आपको अगर पटना आए हैं तो आपको पिताजी कह के क्या चीज भेजे हैं कि बढ़िया टीचर से पढ़ना है कि खराब टीचर से पढ़ना है? तो निश्चित है कि आपको गार्जियन ये कह करके भेजे हैं कि बेटा सबसे बढ़िया टीचर के पास पढ़ना है। तो हर बच्चा का गार्जियन बोलता है कि सबसे बढ़िया टीचर के पास पढ़ना है। लेकिन अगर सबसे बढ़िया आनंद सर ही हैं
तो आनंद सर के कोचिंग को छोड़ करके और किसी का कोचिंग नहीं चलना चाहिए था। लेकिन आप आकर के देख लीजिए पटना में कि आनंद सर पसंगा में भी नहीं है यहाँ, उनसे बड़ा बड़ा बैच लोग चला रहा है यहाँ। तो अगर उनसे बड़ा बैच चल रहा है तो हम कैसे समझें कि आनंद सर बहुत अच्छे हैं और जितेंद्र सर सबसे खराब है? अगर जितेंद्र सर के पास आज मान लीजिए कि 400 स्टूडेंट पढ़ रहा है तो 400 स्टूडेंट के गार्जियन क्या कह के भेजे थे कि सबसे खराब टीचर के पास पकड़ लेना, इसीलिए जितेंद्र सर के पास लोग आ गया? ऐसा भी है क्या? अगर ऐसा कह करके भेजे हैं तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई बोला होगा आज तक, और इस समझ के भी तुम लोग नहीं आया होगा कि हम जितेंद्र सर के पास पढ़ रहे हैं तो फेल हो जाएंगे, हम फेल होने के लिए जा रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर आनंद सर सबसे बढ़िया टीचर थे तो पूरे बिहार का भीड़ कहां जाना चाहिए था? आनंद सर के पास। लेकिन क्या पूरे बिहार का भीड़ आनंद सर के पास है? आप लोगों को क्या लगता है? केसी सिन्हा आनंद सर से खराब है क्या? आनंद सर आज तक बुक भी नहीं लिखे, लेकिन केसी सिन्हा का तो बुक पूरे बिहार में चलता है, पूरे झारखंड में चलता है, और सब कोई बोलता है कि केसी सिन्हा का किताब बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बहुत अच्छा टीचर है तो केसी सिन्हा के यहाँ पूरा बच्चा को चल जाना चाहिए था। तो एक बात हम आपको बता देते हैं कि हर साल पटना में कम से कम 10 लाख लड़का आता है। 10 लाख लड़का में 5 लाख लड़का, 6 लाख लड़का तो निश्चित मैथ वाला रहता है। तो 6 लाख लड़का अगर एक बार केसी सिन्हा चाहे आनंद सर के पास चल जाएगा ना, तो ये जान लीजिए कि पूरा पटना को भी अगर ये लोग क्लासरूम बना देगा तब भी क्लास नहीं हो पाएगा। तब प्रवचन सुन करके पूरे पटना में माइक लगाना पड़ेगा और प्रवचन सुनेगा और जाएगा लोग। आ रहा बात समझ में? तो आप बताइए कि आनंद सर और केसी सिन्हा सबसे अच्छा है? पूरे पटना का भीड़ है यहाँ, पूरे बिहार का नहीं है। सबको जानता है पूरे पटना का भीड़ नहीं है। अरे खूब होगा तो 150-200 बच्चा होगा एक बैच में, 10 बैच चलाते होंगे दिन भर में तो 2000 बच्चा हुआ। तो 2000 बच्चा ही पटना में है मैथ का। 2000 बच्चा तो केवल हमारे मोहल्ला में है, रामकृष्ण नगर में। अब कम से कम तो 1 लाख बच्चा होगा केवल कंकड़बाग में मैथ का हर साल। तो ये बच्चा कहां जा रहा है? कहीं तो पढ़ रहा है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, सीधा बात जानिए। बेस्ट मैथमेटिशियन तो आपके लिए, चाहे किसी भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट मैथमेटिशियन वही है जिसके यहां से वो बच्चा सक्सेस हो गया। अगर हमारे यहां से कोई बच्चा IIT कर गया तो आप बताइए कि क्या उस बच्चा का पूरा खानदान कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। वो पूरा बच्चा जितेंद्र सर के यहाँ ही आएगा, और जो बच्चा आनंद सर के यहाँ से IIT किया है उसका पूरा खानदान कभी भी जितेंद्र सर के यहाँ नहीं आएगा, बल्कि आनंद सर के यहाँ जाएगा। जो बच्चा केसी सिन्हा के यहाँ से IIT किया है वो जान लीजिए कि कभी भी केसी सिन्हा को छोड़ के दूसरे टीचर ही जा ही नहीं सकता है। समझ में? तो इसलिए आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, जान लीजिए कि जहां से आप सक्सेस हुए हैं वही आपके लिए बढ़िया टीचर है, और इसलिए सेट नहीं है। आपने बोला कि आनंद सर सबसे अच्छा है, केसी सिन्हा सबसे अच्छा है, तो हम इसको जवाब देकर काट दिए ना। अगर काट दिए तो आपका क्या किया? विरोध किए। विरोध जब कर दिए तो निश्चित है कि क्या होगा? सेट नहीं होगा। आ रहा बात में? उसके बाद जान लीजिए और क्वेश्चन कि नंबर ऑफ लेटर्स प्रीसीडिंग के। अब आप बताइए कि नंबर ऑफ लेटर्स प्रीसीडिंग के, इसका मतलब क्या होगा? कि मतलब अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में के पहले कितना अक्षर है? तो सबको जानता है, ए से के तक आप गिन लीजिए। तो A B C D E F G H I J K, तो के पहले पूछ रहा है। तो 3 3 6 3 9 और 1 10 लेटर हम बता दिए यहां पर 10 लेटर। अब आप जाइए अमेरिका, चाहे वैसे आदमी के पास जाइए जो जितेंद्र सर का पक्का दुश्मन है,
जो लगे कि जितेंद्र सर को देखेगा तो तुरंत गोली मार देगा, उस आदमी से जाके पूछिए कि नंबर ऑफ लेटर्स प्रीसीडिंग के पहले कितना अक्षर है, तो वो आदमी भी अगर जानकार होगा तो निश्चित रूप से आपको बताएगा 10। अगर कहता है कि जितेंद्र सर से बदला ले लेना है, आज सोच करके बोला कि नहीं काउंट कर दिया, पगला मास्टर है, उसका बात में मत रहना, 12 गो है, तो ये जान लीजिए कि 12 गो है, तो उसको कहिए कि गिनवाओ हमको कौन कौन 12 गो है, 12 लेटर कौन कौन है, तो गिनती करवाएगा। अगर गिनती करवा दिया तो उसका बात मान लीजिए, और नहीं गिनती करवाता है तो हम गिनती करवा रहे हैं आपको। गिनिए हमारे साथ, ABCDEFGHIJ, 3 3 6 3 9 और 1 10। कहां से आ गया 11 और 12? आ रहा समझ में? तो इसलिए सेट होगा या नहीं होगा, तो यहां पर कंफर्म है कि ए से जे तक 10 लेटर ही है। अगर किसी को काउंटिंग नहीं आता है तो फिर से सीख ले और पढ़ ले और उसके बाद आंसर बोले। तो इसलिए कंफर्म है कि आप अमेरिका में भी जाकर पूछिएगा कि ए से जे के तक का कितना लेटर हुआ, तो बताएगा 10, इसलिए ई सेट है। अरे बात में इसी तरह से एक एग्जांपल और लीजिए, फैट बॉय ऑफ योर लोकेशन, फैट बॉय ऑफ योर लोकेशन, आपके लोकेशन का मोटा आदमी, ध्यान दीजिएगा, मोटा आदमी फैट, ये नहीं कह रहा है कि सबसे मोटा आदमी, मोटा आदमी, यानी इसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया कि मोटा किसको कहेंगे, 50 केजी वाला को, 100 केजी वाला को, 400 केजी वाला को, किसको आप मोटा कह रहे हैं। कुछ देर के लिए मान लो कोई कहे जितेंद्र सर सबसे मोटा है, तो ठीक है कह दिया, मान लिए, लेकिन अगर मोटा का बात होगा तो हमसे भी मोटा जो आदमी है उसको देखा कहेंगे कैसा तुम लोग आदमी है, हमसे ज्यादा मोटा आदमी तो यही बगल में खड़ा है, तो हो जाएगा, तुरंत बात पलट गया। आप बोले जितेंद्र सर मोटा है, हम बता दिए तुरंत अगले आदमी को हम अपने से मोटा जो था उसको। अगर ये देखना है, हम तो एक टीचर हैं तो किसी को विरोध नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका विरोध देखना है तो गांव मोहल्ला में अगर कोई छोटा बच्चा है और थोड़ा सा हेल्दी है तो खाली उसको कह करके देखिए कि अरे मोटा इधर आओ, देखिए उसका माँ का रिएक्शन कैसा होता है। अगर माँ रहेगी तो मुंह नोच लेगी उस समय, और तुरंत यहाँ झगड़ा होने लगेगा कि काहे हमारे बेटवा का मोटका कहला, तो ठीक है ना। तो इसलिए अगर किसी चीज का विरोध देखना है तो वहीं पर जाकर देखिए जहां पर उसका विरोध हो सकता है, तो हमको कहिएगा तो हम तो विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किसी का बच्चा अगर थोड़ा सा हेल्दी है और उसकी मां के सामने कह दीजिए खाली करे मोटका इधर आओ, देखिए वो क्या क्या बोलेंगे, इतना बात बोल देगी कि सुनने में कान पक जाएगा, तो वो बोलने लगेगी। इसका मतलब है कि आपके बात से वो सहमत नहीं है कि हमारा बच्चा सबसे मोटा है, उससे भी बच्चा मोटा कहीं होगा, किसी को देखी होगी, इसलिए उसकी मां विरोध कर रही है। और जब विरोध हो गया तो क्या सेठ है ये? नहीं। हम अभी बताए थे आपको कि अगर विरोध कहीं पर होने लगेगा तो सेठ नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आप स्टेटमेंट को समझिएगा कि सेठ है या नहीं। आगे आई बात समझ में? आगे जितना बात समझ में जी, अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी समस्या होगा उसका समाधान करने का हम कोशिश करेंगे। हमारा कॉल नंबर पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी अगर वैसा प्रॉब्लम है तो आप हमको फोन कर करके, लेकिन फोन जब भी कीजिएगा तो दिन में नहीं, 7 बजे शाम के बाद 9 बजे तक आप फोन कीजिएगा, आपका समस्या का समाधान हम कर देंगे। उसके बाद भी नहीं कीजिएगा और उसके पहले भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसके पहले हम क्लास में रहते हैं तो क्लास में डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका तैयारी आप लोग कर लीजिए। आर.एस. अग्रवाल बुक का आप लोग फर्स्ट चैप्टर निकालिएगा, इस टोटल चीज आपको मिल जाएगा। आज इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक
सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।